तो पहली हाईलाइट वो ये है कि ब्लैक रॉक ने इथेरियम को अपना लिया है। एक क्रांतिकारी टोकनाइज्ड एसेट फंड BUIDL लॉन्च किया है। ग्लोबल पेंशन फंड टाइटन बिटकॉइन के डाइवर्सिफिकेशन पर विचार कर रहा है। क्या ये पेंशन फंड्स के लिए एक नए युग की शुरुआत है? सोलाना का बोमे मीम कॉइन विस्फोट, $600 मिलियन का मार्केट कैप रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया है। कॉइनबेस के बेस नेटवर्क के लेन देन में डेंकन अपग्रेड के बाद ट्रांजैक्शन की सुनामी देखने को मिल रही है। ईथरफाई का एयर ड्रॉप फ्यूचर का हिस्सा बनने का मौका ना चूकें। नमस्ते एंड वेलकम टू डिजिटल दुनिया, हफ्ते का सफर, जहां बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आते हैं हम लोग, गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और निकल पड़िए हमारे साथ इस डिजिटल सफ़र पर। अपूर्वा, स्वागत है आपका। शुक्रिया मनीष। काफ़ी सजे धजे हो आज। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अंडर ड्रेस्ड हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया ये बस एक क्या बोलते हैं कि एक थोड़ा सा चेंज और थोड़ा सा एक फेस्टिव होली का माहौल है, तो मैंने कहा होली में क्यों ना थोड़ा बन ठन लिया जाए दिवाली के जैसे, और होली में दिवाली मना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठंड इतनी पड़ रही है कि होली तो मन नहीं पाएगी। नहीं सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूर्वा। और इससे पहले कि हम अपने जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है इसमें मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं, उसके पहले हम जो हाइलाइट्स हैं पिछले हफ्ते के वो दे देते हैं। तो पहली हाईलाइट वो ये है कि ब्लैक रॉक ने इथेरियम को अपना लिया है। एक क्रांतिकारी टोकनाइज्ड एसेट फंड BUIDL लॉन्च किया है। ग्लोबल पेंशन फंड टाइटन बिटकॉइन के डाइवर्सिफिकेशन पर विचार कर रहा है। क्या ये पेंशन फंड्स के लिए एक नए युग की शुरुआत है? सोलाना का बोमे मीम कॉइन विस्फोट, $600 मिलियन का मार्केट कैप रिकॉर्ड समय में हासिल किया गया है। कॉइनबेस के बेस नेटवर्क के लेन देन में डेंकन अपग्रेड के बाद ट्रांजैक्शन की सुनामी देखने को मिल रही है। ईथरफाई का एयर ड्रॉप फ्यूचर का हिस्सा बनने का मौका ना चूकें। तो इससे पहले कि हम इन हेडलाइंस को विस्तार से समझें, अपूर्वा, मार्केट अपडेट्स क्या हैं पिछले हफ्ते के? चलिए मनीष, चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट की क्या हाल है। तो मनीष, 2 हफ्ते पहले भी मैंने कहा था, आपको याद होगा कि मार्केट में बहुत बहुत अफरा दफरी है और इतनी सारी हरियाली, इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स थी कि ये वापस कहीं ना कहीं थमने वाली थी और थोड़ा रिट्रैक्ट होने वाली थी। तो जब आज ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर हम चेक करते हैं तो बिटकॉइन करीबन 7%, ऑलमोस्ट 8% डाउन है पिछले हफ्ते के मुताबिक, और इथेरियम 10% से भी ज़्यादा। और हमने जब रिकॉर्ड किया लास्ट हफ्ते तब इथेरियम ऑलमोस्ट 5% डाउन था। स्टेबलाइजेशन मुझे लग रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज कि बुल रन की शुरुआत हो गई है। और बुल रन में हमने पास्ट में देखा है कि 25-30% के करेक्शन बढ़ने के बाद आते हैं। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि यहाँ से और थोड़ा नीचे जाए बिफोर वी गो बैक ऑन आवर जर्नी। तो इसके साथ हम चलते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, वो है ब्रिजिंग वॉल्यूम्स। तो ब्रिजिंग वॉल्यूम्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने कोई एक नई स्लाइड डाल रहे, तो आप देख सकते हैं। ये तो कुछ सोलर वेव्स की जैसे दिख रही है, रंग बिरंगी सोलर वेव्स। तो ये दर्शाती है हमें कि ट्रैफिक कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। तो बहुत सारा ट्रैफिक जो है ना, वो सोलाना से निकलकर इथेरियम और बेस नेटवर्क, जो इथेरियम का लेयर 2 है, कॉइनबेस का है लेयर 2, राइट, वहाँ पर जा रहा है। तो वॉच दिस स्पेस। मुझे ये लगता है कि ये गति बेस नेटवर्क पर बहुत बढ़ने वाली है, और ख़ास करके जो डेंकुन अपग्रेड हो गया तो फीस बहुत ही कम हो गई है लेयर 2 पर। तो एक ट्रांजैक्शन की 1 सेंट से भी कम कीमत लग रही है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे नए मीम कॉइन्स हो, वहाँ पर चहल पहल बहुत हो रही है। तो और अब फाइनली हम डेक्स वॉल्यूम भी शेयर कर लेते हैं। दस्तूर के अनुसार हम ले चलते हैं डीफी लामा पर। तो मनीष, वीक ऑन वीक यानी पिछले 7 दिन में सोलाना पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। और आज की एक खबर है सोलाना मीम कॉइन की, तो उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, ये गति कैसे हो रही है।
लेकिन हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं कि वहाँ से लिक्विडिटी निकल रही है, इथेरियम और बेस की तरफ जा रही है। तो वॉच दिस स्पेस। आपको ये स्लाइड पर देखने को मिलेगा कि बेस की जो नेटवर्क है वो 7th पोजीशन पर है, लेकिन आप देख सकते हो 82% का उछाल है एक्टिविटी में बेस नेटवर्क पर पिछले हफ्ते में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरी नज़र में। जी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये था हमारा मार्केट अपडेट जो अपूर्वा बहुत ही शिद्दत के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारियां इससे मिलती हैं और मार्केट अपडेट मेरे ख्याल से हमको मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। तो आगे बढ़ते हैं अपूर्वा अपने हेडलाइंस की तरफ, उनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली हेडलाइन जो हमने दी थी वो ये थी कि ब्लैक रॉक ने इथेरियम को वही गले लगा लिया है और एक जो क्रांतिकारी टोकनाइज्ड एसेट फंड है BUIDL उसका लॉन्च किया है। क्या खबर है इसके बारे में? तो सबसे पहली बात, ये BUIDL नॉर्मली बिल्ड का जो होता है तो LD होता है, तो ये Web3 का टर्म है, वर्ड को चेंज कर दिया है, यानी BUIDL। इसका मतलब ये होता है कि भैया ये मीम है कि बिल्डर्स कीप ऑन बिल्डिंग, डेवलपर्स कीप ऑन डेवलपिंग, मार्केट को जो करना होगा वो करता रहेगा, राइट। तो ये शब्द बहुत ही प्रचलित है और बहुत सारे मीम्स है इसके ऊपर। और मज़ेदार बात ये है कि ब्लैक रॉक ने जो अपने फंड का नाम दिया है, राइट वो वही दिया है, लेकिन उसके पीछे का वर्ड प्ले है। तो शब्दों की जादूगरी है, ये हेरा फेरी जादूगरी आप दोनों कह सकते हो। तो ब्लैक रॉक USD इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड, तो उसकी वजह से BUIDL हो गया, उनका लोगो उन्होंने बना दिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार खबर है क्योंकि पिछले हफ्ते इथेरियम में भैया ब्लैक रॉक ने $100 मिलियन डिपॉजिट किए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इथेरियम पर, और वो ये फंड के द्वारा इंस्टीट्यूशनल जो अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। ये फंड की अर्जी भी उन्होंने SEC को दे दी है और इससे मुझे 3 संकेत मिलते हैं। ये भैया मई में इथेरियम का ETF लगता है, मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म है, अगर नहीं होगा तो ये साल में कभी ना कभी टूवर्ड्स द एंड होना ही चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो भैया ये ब्लैक रॉक की बात है, ये ब्लैक रॉक की बात है जी। दूसरा संकेत हमें ये मिलता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो स्टेबल कॉइन्स के लिए ही मुझे लग रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो 5-6-7% का रिटर्न है स्टेबल कॉइन्स पर, तो वो ऑन चेन मिलना शुरू हो जाएगा। और निवेशकर्ताओं के लिए तीसरा संकेत ये है कि मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट $1 लाख की है। तो ये बड़े 3 संकेत है जो मुझे लग रहा है कि ये बिटकॉइन ETF के बाद ऑन चेन भी इन्वेस्टमेंट, जो टोकनाइजेशन की हमने क्लिप चलाई थी, राइट, तो ब्लैक रॉक उसी तरफ जा रहा है। और ये जस्ट प्रूव कर रहा है, ये खबर भी वही प्रूव कर रही है कि दे आर मूविंग अहेड इन दिस डायरेक्शन। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरी हेडलाइन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ग्लोबल पेंशन फंड टाइटन ने बिटकॉइन के डाइवर्सिफिकेशन पर विचार बनाया है। तो क्या ये पेंशन फंड्स के लिए एक नए युग की शुरुआत है? मुझे ये सब जो खबरें होती है उसमें मुझे बहुत ही दिलचस्पी होती है कंपेयर टू मार्केट में मूवमेंट क्या हो रही है, राइट। तो माइक्रो एनालिसिस ज़रूरी होता है, बट मुझे उतना वो कनेक्ट नहीं करता है। बट जो मैक्रो पॉइंट्स है, राइट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं मुझे लगता है, क्योंकि कहानी वहीं से पता चलती है किस दिशा में जा रही है और क्या आने वाले पड़ाव हो सकते हैं। तो जापान का पेंशन फंड जो टाइटन है उसमें $1.54 ट्रिलियन का फंड है। 1.54 ट्रिलियन डॉलर्स, और उन्होंने ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर दी है कि वो लोग डिजिटल एसेट और बिटकॉइन में वो फंड में निवेश करना चाहते हैं। अभी शुरू नहीं हुआ है, बट आप सोच सकते हो कि अगर 1% भी एलोकेशन बिटकॉइन को मिलता है तो हमने ETF तो खा ही रहा है, उसकी भूख ख़त्म नहीं हो रही है, बिटकॉइन कंटिन्यूसली बाइंग चल रहा है। बट आप सोचो कि ये तो ETF तो US में है, अगर
दूसरी जो दुनिया है वहाँ पर भी ये चहल पहल शुरू हो गई। तो डिमांड सप्लाई अगर आप समझते हो तो डिमांड इतनी बढ़ने वाली है, मुझे लगता बढ़ने है। वाली है। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग हो सकता है। और जो यू कांट मैं सोच नहीं सकता कि हाउ फास्ट द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल एसेट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन ट्रेडिशनल फाइनेंस। जी, बहुत बढ़िया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सोलाना का बूम मीम कॉइन विस्फोट हुआ है, उन्होंने $600 मिलियन का मार्केट कैप रिकॉर्ड समय में हासिल किया है। क्या माजरा है ये? तो मनीष, आप हर हफ्ते मुझे सवाल तो करते ही हो, राइट? तो मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा। अगर मैं आपको कहूँ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके दिमाग में ढांचा होता है जनरल ऑनलाइन डिजिटल दुनिया का, उसके मुताबिक आपको जो ठीक लगता है वो जवाब देना, कोई सही गलत नहीं है। व्हाट इज़ अ मीम कॉइन? आपकी अगर मैंने पूछना हो कि मीम कॉइन क्या है, तो आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? तो भाई मैं तो ये समझूंगा कि किसी चीज़ का मीम बनाया गया है और उस मीम को टोकनाइज कर दिया है, या उसको एक एक डिजिटल रूप दे दिया गया है। मतलब वो काफ़ी फेमस हो गया और उसको टोकनाइज कर दिया गया है, ये मैं समझूंगा। ओके, तो आप पार्शियली राइट हो और पार्शियली मैं आपको सही जवाब दे रहा हूँ अभी, राइट? तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, हमारे सुनने वालों के लिए समझना कि मीम कॉइन पहले तो क्या होता है, राइट? तो मीम कॉइन का मतलब है कोई टेक्नोलॉजी, कोई इवोल्यूशन कुछ नहीं आ रहा है। ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है, जैसे डोज कॉइन हो। डोज कॉइन की जो ब्लॉकचेन है, उसकी जो टोकन है, वो ब्लॉकचेन पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मीम कॉइन की वजह से, अब डोज का जो फोटो है कुत्ते का, राइट, वो मीम था, तो आपका जो 50% सही था, तो वो मीम का डोज कॉइन बनाया, वही लोगो रख लिया, राइट? तो उसी तरह से हर ब्लॉकचेन पर तरह तरह के मीम्स बनते रहते हैं और कोई भी जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देता है और देखा देखी में लोग हफरा दफरी में खरीदी करने लगते हैं। और खास करके जो यंगर जनरेशन है, राइट, क्योंकि उसकी कीमत होती है 100 या 1000 ऑफ अ सेंट, राइट? तो आपको टोकन मिलती है 5 मिलियन, 10 मिलियन टोकन मिलती है $100 में, आप खुश हो जाते हो, बच्चे लाइक एक्साइट हो जाते हैं। तो इसके दो पहलू है और दोनों पहलू के बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला पहलू है कि ये बहुत सारे नए यूजर्स को अट्रैक्ट करता है ऑन चेन, राइट? और दूसरा जो पहलू है कि ये बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं होता है। तो जैसे ट्रेड ऑफ होता है, तो आपको यूज़र बेस नए मिलते हैं, लेकिन ये डिजिटल लॉटरी है। तो लॉटरी में क्या होता है कि हर कोई पैसा डालता है, लेकिन कमाता कोई एक या चंद लोग ही है, राइट? दूसरे सब पैसे घुमाते हैं। तो मीम कॉइन भी डिजिटल लॉटरी की तरह है। तो अगर आप खरीद रहे हो तो आपके ऊपर किसी ने बेचा है माल, अब आपको वेट करना है कि आप आगे किसको टोपी पहनाओगे, और आप सोच रहे हो कि आगे कोई टोपी पहनने वाला आएगा तो आप उसको पहनाओगे। तो ये इतना हाई रिस्क है, बट ये बहुत ही एक्टिविटी जनरेट करता है और एंड रिजल्ट इसका कंप्लीटली नेगेटिव हो सकता है। तो कृपया फिर से उतना ही निवेश कीजिए जितना घुमाने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? डोंट इन्वेस्ट मोर देन। जी हाँ, कहावत कही जाती है कि अपनी चादर से बाहर पैर ना फैलाएं, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपके जो पिलो कवर्स हैं, जो तकिया के गिलाफ है, उससे भी ज़्यादा पैर ना बढ़ाएं। और मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव आवर डिस्क्लेमर कि दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है, ये हम लोग आपकी जानकारी के लिए लेके आते हैं। आपको Web3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया की जो पेचीदियाँ हैं, उनको समझने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनके जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझाने के लिए वो ये पॉडकास्ट है। हम कहीं से भी आपको ये राय नहीं देते कि आप इन्वेस्टर्स बन जाइए या इसमें अपना पैसा लगाइए। अगर आपको निवेश करना है तो आप अपनी रिसर्च खुद करिए, और या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से उनसे बात करिए। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल पे आइए, हमें मैसेज करिए, हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा जो उद्देश्य है
उस उद्देश्य इस पॉडकास्ट का यही है, ये जो हमारी जो हिंदी भाषी परिवार है, जो लोग आसान सी भाषा समझते हैं, उनको हम एक आसान सी भाषा में ये Web3 ब्लॉकचेन की दुनिया की जानकारियाँ लेकर आते हैं। तो हाँ, तो मीम का कॉइन तो हो गया पूर्वा, अब ये सोलाना का क्या चक्कर है? तो मनीष, पिछले 1 महीने में सोलाना की फीस में 1000% का उछाल आया है, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन इतने सस्ते होते, बहुत ही पेनीस में भी नहीं होते, उससे भी 100 टाइम्स कम होते हैं, तो लोगों को दिखता नहीं है। बट ये जो उछाल आया है वो प्योरली स्पेक्युलेटिव मीम कॉइन्स की वजह से आ रहा है। तो जैसे ही ये बूम कॉइन का मीम कॉइन लॉन्च हुआ तो लोग अफरा तफरी में खरीद रहे हैं। किसी ने $100 डाले, फिर वो आगे $1000 में बेच रहा है, $1000 वाले ने लेकर 2000 में आगे बेचे। ये जैसे डिजिटल दुनिया का दस्तूर है, राइट? खबर फैलती नहीं है, आग लगती है। आग लगती है। तो ये मीम कॉइन ट्रेडिंग की वजह से इतनी गति हो गई कि ये जो प्राइसिंग है गैस फी की सोलाना पर, वो बढ़ गई। लेकिन वो ये जो एक्टिविटी है ये स्टिकी एक्टिविटी नहीं होती, ये बहुत ही मर्सनरी कैपिटल होता है। तो वो आता है और जैसे जिस गति से आता है उस दुगनी गति से वो बाहर निकल जाता है। तो प्लीज़ अगेन ये हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मीम कॉइन में आप खेलना चाहते हो, बिल्कुल खेलिए, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपने जो भी निवेश किया है वो ज़ीरो हो सकता है रातों रात। तो कृपया सावधानी बरतिए और समझ के काम कीजिए। समझ के काम करिए जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो चौथी हमारी जो हेडलाइन वो ये है कि डेंकुन अपग्रेड के बाद जो कॉइनबेस का बेस नेटवर्क है उसके लेन देन में एक ट्रांजैक्शंस की सुनामी जैसी देखी गई है। क्या माजरा है? तो भैया जैसे हमने देखा कि जो ब्रिजिंग वॉल्यूम हमने देखा, राइट? तो सोलाना में जो भी एक्टिविटी ये मीम कॉइन्स की वजह से हुई, तो वहाँ से जो पैसा है वो रोटेट हो रहा है बेस नेटवर्क पर। और अगर आप बेस नेटवर्क पर पहले से ही हो तो ये इतना आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट या टोकन होगी उसमें बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सोलाना पर ही मीम कॉइन है, इथेरियम पर भी है, बेस पर भी है, राइट? तो कॉइन बेस का जो बेस नेटवर्क है उसके ऊपर इतनी गति बढ़ गई पिछले हफ्ते के अंदर, राइट? तो आप समझ लो कि एक्सपेक्टेड अर्निंग अगर पिछले हफ्ते का लेते हैं बेस का, तो ईयर ऑन ईयर एनुअल फीस में सिर्फ बेस नेटवर्क 130-140 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करेगा सिर्फ बेस नेटवर्क पर। और उसको शुरू हुए 1 साल भी नहीं हुआ, अगस्त 2023 में खुला है। ये एक रीज़न है। लेकिन ये गति इसलिए भी मिल रही है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन फ़ी है इथेरियम के डेंकुन अपग्रेड के बाद वो इतनी सस्ती हो गई है बेस पर। जैसे मैंने बताया 1 सेंट भी नहीं होता है एक ट्रांजैक्शन करने के। तो बहुत सारे यूज़र्स वहाँ पर घूम फिर रहे हैं। तो क्विकली मैं आपको 3 एप्लीकेशंस बताता हूँ जो बहुत ही फेमस है। तो एक है फ्रेंटेक करके। तो वो फ्रेंटेक क्या है? वो सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया जहाँ पर यूज़र्स, कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट स्ट्रेट अवे मोनेटाइज कर सकते हैं। दूसरा भी सोशल मीडिया है, फारकास्टर करके है, वो भी डिसेंट्रलाइज। ये दोनों डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया के स्वरूप है और वो बेस पर है। उसके साथ तीसरा जो फाइनेंशियल चहल पहल, जिसके बारे में हमने 2 एपिसोड ऑलरेडी कर दिए, एरोड्रोम, राइट? जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो आप सोच रहे हो कि बेस के ऊपर जितनी एक्टिविटी हो रही है बेस नेटवर्क पर, उसका 45% जो ट्रेडिंग होता है वो एरोड्रोम पर हो रहा है। तो ये वजह से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मैंने कल ही एक ट्रांजैक्शन किया और मैं थोड़ा हक्का बक्का रहेगा, $1 की फ़ी लगी। यार इतने सारे यूज़र्स आ गए वापस डेंकुन अपग्रेड के बाद कि फीस जो सेंट्स में 1 सेंट से भी कम थी वो 100 टाइम्स बढ़ डॉलर हो गए। और उसके साथ ही कॉइनबेस का अपडेट आ गया ट्विटर पर कि वी आर वर्किंग टू मेक श्योर कि बैंडविड्थ फिर से काबू में आ जाए। और आज सुबह फिर से मैंने चेक किया था, इट्स बैक टू 1 सेंट। तो इन कारणों की वजह से बेस नेटवर्क पर बहुत ही उछाल देखने को मिल रहा है। ओके, सो आखिरी हेडलाइंस हमारे आज के एपिसोड की, ईथर 5 का एयर ड्रॉप।
आपको क्या लगता है कि फ्यूचर का हिस्सा बनने का मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए? तो भैया इसमें अभी भी मौका है। तो हो सकता है कि अगर आप सुन रहे हो और आप अपना ड्यू डिलिजेंस करते हो और इथर फी में गोता लगाते हो, तो आपको एक और एयर ड्रॉप मिल सकता है। तो एयर ड्रॉप लॉन्च हो गया भैया मनीष 18 तारीख को, और वो खुला $566 मिलियन के मार्केट कैप पर। तो टोटल उन्होंने 11% जो टोकन्स है वो एयर ड्रॉप के लिए रखी थी। उसमें से 6% जो टोकन है वो उन्होंने एयर ड्रॉप कर दी है। दूसरा 5% का एयर ड्रॉप वो लेटर स्टेज पर लेकर आने वाले हैं। तो ईथर फी फिर से क्विक रीस्नैप, ये एक रीस्टेकिंग टोकन है। तो ईगन लेयर जो रीस्टेकिंग की टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है, उसका बीटा प्ले ईथरफाई है। तो जो लोग या तो ईथरफाई की NFT मिंट की है, या फिर उनके थ्रू इथेरियम स्टेक किए थे, या कोई कम्युनिटी में टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट किया था, तो पहला 6% का एयर ड्रॉप उन लोगों को मिला है। लेकिन जैसे मैंने बताया 5% का एयर ड्रॉप अभी भी अवेलेबल है। तो वॉच दिस प्लेस, चहल पहल करते रहिए, सीखते रहिए, और आप शायद ईथरफी के दूसरे जो एयर ड्रॉप आएंगे उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा मनीष, क्योंकि आप और मैं ये कवर करते आए, तो हमने लगातार कवर किया है कि ईगन लेयर पर जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है, राइट, वो हम करीबन 1 बिलियन नहीं, 1 बिलियन था तब से कवर कर रहे हैं। तो 1 से 5, 10, अभी करीबन $14 बिलियन का टोटल वैल्यू लॉक्ड है ईगन लेयर पर। और उसके अंदर करीबन 3 बिलियन जो आए हैं वो ईथर फी के थ्रू आए। तो वो अगर हम डीफी लामा पर जाकर चेक करेंगे तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो सबसे टॉप प्रोटोकॉल है उसके अंदर 11 नंबर पर ईथर फी आता है। तो इट लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट। तो वॉच दिस स्पेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बारे में हम आगे चल के और बातें करेंगे। धन्यवाद अपूर्वा। और इसी के साथ वी रैप अप आवर हफ्ते का सफ़र। यहाँ पे हफ्ते के सफ़र को हम विराम देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा अपूर्वा, हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझाया। बाकी जो चीज़ें जो थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती हैं, तो आप जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड के जो मैसेजिंग है उसमें आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सुनने वालों आपका शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो तो डिजिटल दुनिया। धन्यवाद।